है फैन का। सर अब ठीक है, अब क्लियर है सर आवाज। अब सही है, साउंड तो नहीं आ रहा बैकग्राउंड, कोई नॉइस? अब फिर स्टार्ट हो गया सर, अब नहीं आ रहा है। अब सही है ना? अब ठीक है सर। अभी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, 10 लोग ज्वाइन। ठीक है, तब तक जो डाउट है डाउट को देख लेते बेटा। लास्ट क्लास में मैंने डीपीपी दिया था सरफेस केमिस्ट्री का, ठीक है। उसमें किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो सरफेस केमिस्ट्री का। किसी कोई डाउट है? झलक सर 17 7 सर 17 The coagulation of 200 ml of a positive colloids took place when 0.73 gram HCl was added to it without changing the volume much. The population value of the HCl for the colloid is। पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए बेटा कि जो पॉपुलेशन वैल्यू है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। जो पॉपुलेशन वैल्यू या पॉपुलेशन और पॉपुलेशन दोनों सिनोनिम्स है, मैंने बताया था, है ना। तो पॉपुलेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो इसके डेफिनेशन तुम जाओगे, इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से ही तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए जाते हैं, पहले जो डेफिनेशन है। यहाँ देखो बेटा, जो पॉपुलेशन वैल्यू या कोगुलेशन वैल्यू है, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको कॉपी कर लेता हूँ, the minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter required to cause precipitation of a salt in 2 hours is called coagulation value. The smaller the quantity needed, the higher will be coagulation value. मतलब तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना है, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट दिया गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐसे में ढूंढना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट है क्या, ठीक है। यहाँ देखोगे जो इलेक्ट्रोलाइट है HCl दिख रहा है बेटा, यहाँ पर हाईलाइट हो रहा होगा, है ना। 0.73 ग्राम ऑफ HCl वाज एडेड, तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर क्या हुआ बेटा, HCl, ठीक है। तो द कोगुलेशन वैल्यू ऑफ 200 ml ऑफ पॉजिटिव सॉल्ट, कोलाइट जो है बेटा इसका वॉल्यूम दिया गया 200 ml, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दिया गया है 0.73 ग्राम HCl। तो अब इसका जो कोगुलेशन वैल्यू क्या होगा बेटा, मिलीमोल्स ऑफ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन निकालना है उसमें निकालना है बेटा, यहाँ पर मिलीमोल्स पर लीटर, ठीक है। मिलीमोल्स देखो यहाँ पे लिखा है, मिलीमोल्स पर लीटर। कोएगुलेशन वैल्यू मतलब कोगुलेशन वैल्यू, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेफिनेशन, यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने बताया था, है ना, इसका लिखवा दिया था। कोगुलेशन वैल्यू या पॉपुलेशन वैल्यू दोनों एक होता है। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर requires to cause the precipitation of a salt which known as coagulation value, ठीक है। अगर तुम किसी इलेक्ट्रोलाइट को
तो सॉल्ट में डालते हो तो इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है बेटा, जो सॉल्ट उसको प्रेसिपिटेट कर देगा, है ना। तो कितना इलेक्ट्रोलाइट जरूरत होगा उसको प्रेसिपिटेट कराने में, उसी को कोगुलेशन वैल्यू बोलोगे, ठीक है। तो मिलीमोल्स पर लीटर, तो मिलीमोल्स पर लीटर जो कंसंट्रेशन आएगा वही कोगुलेशन वैल्यू होगा। तो अब यहाँ पर तुम्हें मोल्स निकालना होगा, मोल्स ऑफ HCl, मोल्स ऑफ HCl इट इज इक्वल टू 0.73 ग्राम, है ना, डिवाइड बाई मोलर मास। सर इसमें जो भी वैल्यू दी होगी कोगुलेशन वैल्यू वो मिलीमोल्स में ही होगी, बिल्कुल मिलीमोल्स पर देखो, लीटर। जो डेफिनेशन बेटा हम लोग डेफिनेशन जाएंगे, यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया गया है, डेफिनेशन में लिखा गया है मिलीमोल्स पर लीटर, ठीक है। तो मिलीमोल्स पर लीटर ही निकालना होगा, मोल्स को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमोल्स में, ठीक है, और वॉल्यूम को लेना पड़ेगा 1 लीटर, ठीक है। तो अब मोलर मास कितना होगा HCl का 0.73 डिवाइड बाई 36.5, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा मोल्स। तो मिलीमोल्स कैसे आएगा बेटा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 1000, 10 टू द पावर, हाँ, तो ये हो जाएगा मिलीमोल्स। तो अब तुम्हें निकालना कोगुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू या कोगुलेशन वैल्यू इज इक्वल टू मिलीमोल्स, मिलीमोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को लीटर में लेना है, मिलीमोल्स तुम यहाँ रखोगे 0.73 डिवाइड बाई 36.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई जो वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम है यहाँ पर 200 ml, तो 200 ml को तुम्हें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो आएगा बेटा आंसर ये होगा कोगुलेशन वैल्यू या कोगुलेशन वैल्यू, ठीक है। इसी को तुम कोगुलेशन वैल्यू बोलोगे। तो आंसर आ जाएगा सी पार्ट, यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है। और किसी को डाउट है बेटा? ओके सर, थैंक यू। सर अभी कर ही नहीं है। क्या कर बेटा, 3 दिन हो गया इसको, तुम्हें करना पड़ेगा ना। पता नहीं था सर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 तो कोगुलेशन ऑफ वही है बेटा, सेम है ना। सर ये वाला नहीं है सर, ये वाला 21 ना सर, शायद 22 होगा, 22 होगा शायद सर। 22 द एडिशन ऑफ यही है सर। हाँ, the addition of dilute solution of AgNO3 to excess of Ki, है ना, यहाँ पर Ki एक्वस दिया गया है गिब्स, ठीक है। तो अब कौन सा सॉल्व बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव तुम्हें बताना है। तो अब यहाँ देखो क्या है, तुमने AgNO3 को ऐड किया, ठीक है। तो AgNO3 प्लस Ki, जो Ki है वो एक्सेस में दिया गया है ना बेटा, देखो एक्सेस में ये है, मतलब ये तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है। जब इसको रिएक्ट कराओगे, जब दोनों को रिएक्ट कराओ तो क्या बनेगा, AgI बनेगा, PPT AgI, है ना, ये प्रेसिपिटेट होगा और KNO3 होगा, यहाँ पर KNO3, ठीक है। इतना तो मालूम है। तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट था, जो लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, जो रिएक्शन में जो रिएक्शन के बाद पूरा कंप्लीट, हाँ ठीक है, रिएक्शन के बाद कंप्लीटली कंज्यूम जाएगा, थोड़ा सा भी ना बचे तो उसको तुम बोलोगे लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब देखो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद AgNO3 नहीं बचेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, क्या तुम्हारे सॉल्यूशन में रहेगा, Ki होगा, है ना, जो प्रेसिपिटेट बन चुका है वो रहेगा, वो भी रहेगा, ठीक है। अब इसका मतलब सॉल्यूशन में तुम्हारे पास क्या है, AgI है ना, और क्या है तुम्हारे पास Ki, ठीक है, ये दोनों है। तो अब AgI तो PPT है ना। अब ये जो Ki पोटेशियम आयोडाइड ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड हो गया इलेक्ट्रोलाइट, AgI हो गया PPT। तो अब यहाँ पर प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी लगाओगे, तो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन में कौन सा आयन एडजॉर्ब होगा बेटा, I कॉमन आ जाएगा। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, बताओ बेटा। मैं I जो है यहाँ पर एडजॉर्ब होगा ना, यस सर, हाँ, जो कॉमन आयन है AgI, यहाँ पर क्या एडजॉर्ब होगा, I माइनस, ठीक है। तो अब तुम बताओ बेटा जो सॉल्व है वो कैसा होगा सर, नेगेटिव सॉल्व होगा सर। तो जो आंसर यहाँ दिया गया है ना, सर I माइनस एब्जॉर्ब हो रहा है ना, क्योंकि सर तो नेगेटिव सॉल्व ही बनेगा। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर नेगेटिव सॉल्व बनेगा सर वो KNO3 का कोई रोल नहीं होगा,
KNO3 तो बेटा एडजॉर्ब ही नहीं होगा, तो KNO3 में कोई है कॉमन आयन? अगर तुम KNO3 की बात करते हो तो KNO3 में लिखो। KNO3 और KI तो हो सकते हैं ना सर, हाँ। मतलब K KI पॉजिटिव। अब हाँ KI तो KNO3 के एडजॉर्ब होगा? नहीं एडजॉर्ब होगा ना। पोटेशियम आयोडाइड जो है वही तो एडजॉर्ब हो पाएगा, क्योंकि वहीं पर कॉमन आयन दिख रहा है। सर इसमें पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं ना कॉमन, KI और KNO3 में। बेटा यहाँ पे PPT कौन है बताओ, तुम बताओ बेटा अच्छा हाँ रिएक्शन में। PPT भी, हाँ। और कोई डाउट किसी के पास? सर जेटा पोटेंशियल क्या होता है? बेटा जो आयन्स होते हैं है ना, जैसे तुमने एक आयन ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन के सराउंडिंग में क्या होगा? नेगेटिव आयन, ठीक है। नेगेटिव आयन के चारों तरफ क्या होगा बेटा? पॉजिटिव आयन। इसका मतलब कि यहाँ पे एक डबल लेयर क्रिएट हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेयर क्रिएट हो रहा है, ठीक है बेटा। तो अब Yes, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बोलोगे? जीटा पोटेंशियल, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने ये लिखवाया था जीटा पोटेंशियल, याद है? मैंने बड़ा सा ग्राफ दिखाया था ये वाला, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी था जीटा पोटेंशियल होता है क्या, देखो यहाँ पे जीटा पोटेंशियल, ठीक है बेटा। और कोई डाउट किसी को? 26 24 25 25 Which of the एक मिनट बेटा, which of the following catalysis is an example of negative catalysis? तो यहाँ पर नेगेटिव कैटालिसिस बताना है ना। तो अब यहाँ पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि देखो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन तो मेमोरी बेस्ड आ गया, ऐसा तो है नहीं, इसे तो देख के तुम बता सकते हो, तुम्हें थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। देखो अब क्या होता है कि अगर तुम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में वेनेडियम ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। सर आपने वैसे बी पार्ट लिखवाया तो था एग्जांपल में नेगेटिव कैटालिसिस के। ठीक है लिखवा दिया था। मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ उस तरह से भी कि अगर मान लो तुम्हें नहीं याद है तो क्या करोगे। तो अब ये जो रिएक्शन ऊपर वाला रिएक्शन नंबर 1 है ना, ए पार्ट, अब यहाँ पे जो सी पार्ट है KClO3, यहाँ पर ऑक्सीजन क्रिएट हुआ है बेटा, ऑक्सीजन का प्रिपरेशन में ये तुम पढ़ोगे, ठीक है। और ये तुम्हें मालूम है कि CO प्लस H2 गिव्स मीथेन गैस, ये मीथेन गैस के प्रिपरेशन भी तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये मीथेन का प्रिपरेशन निकल यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल है ना प्ले कर रहा है। तो जो बी पार्ट यहाँ पर है ये नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल है, ठीक है। और ये मैंने बताया भी था। और बेटा और किसी कोई डाउट है? नहीं है। एक बात और बताना चाह रहा हूँ बेटा कि जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तभी यहाँ पर लिखना है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पूरा लगातार देख रहे थे कमेंट में क्या क्या कमेंट आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तभी उसमें कमेंट करना, नहीं तो कमेंट नहीं करना है, ठीक बेटा। ओके, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? नो सर। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो जो लोग बेटा क्वेश्चन नहीं किए हैं डीबीपी वो लोग सॉल्व करेंगे इसको, है ना। और जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज नहीं तो फिर कल पूछ लेना, ठीक है। जी सर। ओके सर। तो आज हम लोग को पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स, हम लोग मिला होगा, है ना। तो जो न्यू टॉपिक है बेटा वो केमिकल काइनेटिक्स है, ठीक है। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है। तो केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर बेटा हम लोग पहले इसका है ना सिलेबस देखना कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा जो केमिकल काइनेटिक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है केमिकल काइनेटिक्स, दूसरा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। दोनों को ही पढ़ना है। तुम्हारे एनसीईआरटी में केवल और केवल केमिकल काइनेटिक्स है, ठीक है। एनसीईआरटी में केमिकल काइनेटिक्स है, लेकिन जो IIT JEE का सिलेबस है उसमें इंक्लूड किया गया है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो कि फिजिक्स में बताया जाता है, केमिस्ट्री में नहीं है, ठीक बेटा। तो यहाँ पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी पढ़ना है और केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ना है। जो केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ना है, यहाँ तक तुम्हें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो देखने में छोटा लग रहा है लेकिन है काफी बड़ा चैप्टर ये। और अगर तुम न्यूक्लियर केमिस्ट्री बात करोगे तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत सारी चीज तुम लोग पढ़ चुके हो पहले से ऑलरेडी। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में तुम्हें पढ़ना आइसोटोप्स और आइसोबार, तुम्हें पहले से मालूम आइसोटोप क्या होता है और आइसोबार क्या होता है, ठीक है। ब्रीफ डिस्कशन ऑन फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन पढ़ा होगा, चेन रिएक्शन क्या होता है ना, तो फ्यूजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, ये तुम्हें यहाँ पर पढ़ना होगा दोबारा, मतलब ये रिव्यू ओनली है, ठीक है। यहाँ पर आगे जाओगे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो, ठीक है। N/P रेशियो से स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस तुम यहाँ देखोगे, ये तुमने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। N/P रेशियो तुम्हें यहाँ पे देखना होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रे, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है तुमने पढ़ा होगा, ये तो नहीं पढ़ा होगा है ना, ये तुमने पढ़ा होगा, ये पढ़ा है तुमने है ना, और ये भी पढ़ा है। तो अगर तुम आओगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रे, तो ये तुम्हें थोड़ा सा और यहाँ पर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा क्या होता है प्रॉपर्टी, है ना। फिर उसके बाद है काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डीके सीरीज स्टूडेंट, यहाँ पर डीके सीरीज नहीं पढ़ना है, डीके सीरीज पहले था फिजिक्स में, अब फिजिक्स से भी हट गया है, केवल केमिस्ट्री में केवल पढ़ना है डीके, ठीक है। फिर उसके बाद है कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग तुम लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। कार्बन डेटिंग यस सर, फॉसिल्स की एज पता लगाने के लिए। तो अब यहाँ पर हम लोगों को कार्बन डेटिंग भी पढ़ना होगा, ठीक बेटा। तो ये जो सेकंड पार्ट है थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है काफी बड़ा है, तो उसको पूरा हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या क्या है। अगर है बेटा केमिकल काइनेटिक्स, तो जो केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी क्यों करते हैं हम लोग है ना, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, तो इसका जो डेफिनेशन है तुम्हें मालूम होना चाहिए बेटा कि इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ये तुम्हारा डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में भी दिया गया सेम डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेशन पूछता है केमिकल काइनेटिक्स का, है ना। तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो केमिकल रिएक्शन का रेट बताता है, ठीक है। तो इसका जरूरत क्या होगा बेटा, तो मालूम है कि अगर कोई रिएक्शन दिया गया है, रिएक्शन कोई A to B है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है A gives B, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, है ना, तुम्हें पहले से मालूम है, कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं। तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या है बेटा, इसके लिए तुम्हारे पास है डेल्टा जी, है ना। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स तुम्हें बता देगा कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। सेकंड यहाँ पर बी पे आ जाओ, रिएक्शन अगर हो रहा है, ए से बी अगर बन गया, ठीक है, ए टू बी अगर बन रहा है, रिएक्शन हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, ए टू बी हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है बेटा। तो उसके बाद बेटा रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बी बन रहा है वो कितना बनेगा, है ना। अगर बन भी गया तो कितना बनेगा, तो जो इसका अमाउंट है वो कैसे तुम्हें मालूम चलेगा बेटा, वो है इक्विलिब्रियम, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम तुम्हें मालूम चल जाएगा कि कितना बनेगा इसका अमाउंट, ठीक बेटा। इसका अमाउंट तुम्हें मालूम चलेगा केमिकल रिएक्शन से। इसलिए बेटा यहाँ पर स्पीड ऑफ रिएक्शन दैट इज टाइम टेकन बाय ए रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हमें यहाँ पर जो पढ़ना है केमिकल कंडीशन में वो है स्पीड, जो A to B बन रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्ट B बन रहा है, तो B बनने का रेट, मतलब किस रेट से B बनेगा, है ना, कितना जल्दी B बनेगा, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक में, ठीक बेटा। तो यहाँ पर हम लोगों को ये पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में। उसके बाद हम लोग पढ़ना है बेटा रिएक्शन स्टोसियोमेट्री। तो रिएक्शन स्टोसियोमेट्री क्या होता है, ठीक है। तो रिएक्शन स्टोसियोमेट्री क्या है बेटा, the coefficient used before the reactant and product molecule in balanced chemical equation। हमारे पास कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मान लो A टाइम्स A, ठीक है, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B प्लस C टाइम्स C, है ना, गिव्स D टाइम्स B से ढेर सारे प्रोडक्ट हो, ठीक है। इस तरह से ढेर सारे तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, ए बी सी, यहाँ पर रिएक्टेंट है, सी डी और ई तुम्हारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्शन स्टोसियोमेट्री क्या होगा बेटा, रिएक्शन स्टोसियोमेट्री इज द कोएफिशिएंट यूज्ड बिफोर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, यहाँ पर जो स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, सी है, डी ई, ये सब क्या है बेटा, हमारा रिएक्शन स्टोसियोमेट्री है, ठीक है। किसी कोई डाउट बेटा यहाँ पर, काफी आसान है। रिएक्शन स्टोसियोमेट्री क्या होगा, तो अगर बैलेंस मान लो कोई रिएक्शन दिया गया, जैसे यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिया गया यहाँ पर, ए टू बी है,
ठीक है। तो ए का कुछ कोएफिशिएंट होगा, बैलेंस करोगे तो बी का कुछ कोएफिशिएंट आएगा, उस स्मॉल कोएफिशिएंट को जो है ना स्मॉल ए स्मॉल बी सी लिखा होगा उसी को तुम रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री बोलोगे, है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री क्या होगा बेटा, जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी एंड स्मॉल ई, ठीक है। ये सब क्या है, रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री, ठीक बेटा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री क्या है ये तो तुम्हें पढ़ना नहीं है, इसलिए तो ब्रीफ हिस्ट्री था कि क्यों हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी कर रहे हैं। यहाँ तुम्हें याद रखना है कि रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री होता क्या है, तुमने देख लिया रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। आगे चलते हैं बेटा यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ तुम्हारा सिलेबस जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग रेट निकालते कैसे हैं, जिस सब्सटेंस का रेट क्या होगा, है ना। तो रेट क्या है बेटा, द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो पर मिनट या फिर पर सेकंड जो कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रहा है उसी चेंज को रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। से अगर बात कर ले जाए यहाँ पर, है ना, कि ए गिव्स बी, ठीक है, ए गिव्स बी, ठीक बेटा। तो अब यहाँ पर रिएक्शन तुम्हें देखना है कि रिएक्शन में क्या होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा आवाज। अच्छा आप नहीं बोल रहे थे तब लगा कि नहीं आ रहा। सर आवाज क्लियर आपकी। क्लियर है ना, ठीक है। यस सर। ओके, एक मिनट बेटा, कुछ प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर। यहाँ पर आता है बेटा द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो जैसे कोई रिएक्टेंट ए है, ए बी बना रहा है, ठीक है, ए गिव्स बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा, मान लो कोई तुम्हारे पास बीकर इस तरह से है, बीकर है तुम्हारे पास, तो बीकर में वेरिएबल का तुम क्या देखोगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है या रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है कंसंट्रेशन। तो ये ऑटो डिलीट क्यों हो जा रहा है, एक मिनट चेक करने से, एक मिनट रुको बेटा थोड़ा सा। आ जाते हैं यहाँ पर। तो ए गिव्स बी, यहाँ पर रिएक्शन दिया गया, यहाँ पर नीचे भी रिएक्शन दिया गया ए गिव्स बी। तो जो केमिकल मिक्सचर है, केमिकल मिक्सचर में तुम्हें क्या दिया गया होगा बेटा, ए का कंसंट्रेशन। जब ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो बी का भी कुछ कंसंट्रेशन यहाँ पर बनेगा, बी का भी कुछ अमाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा। तो वेरिएबल क्या है, तुम्हें क्या दिखाई दे, सर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट बेटा कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है बेटा चेक कर दे। यहाँ पर। तो कुछ यहाँ पर जो ये कोड में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, अब सुनाई दे रहा है बेटा? हेलो, यस सर। यस सर, यस। तो यहाँ देखो बेटा कि स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में जो ए है, ए ही था यहाँ पर। अगर तुम बात करोगे इस रिएक्शन का, तो स्टार्टिंग में तुम्हारे पास ए था, ठीक है। ए का अमाउंट मान लो तुमने स्मॉल ए ले लिया, यहाँ पर स्मॉल ए था। जो बी है, बी का अमाउंट कितना होगा बेटा, 0। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ए का अमाउंट तुम्हारा स्मॉल ए है और बी का अमाउंट क्या बेटा, स्मॉल। यहाँ पर जो बी का अमाउंट, इनिशियल अमाउंट अगर तुम बात करोगे टाइम टी इक्वल टू 0, ठीक है। टाइम टी इक्वल 0 मतलब कि अभी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तुम्हारे पास केवल रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट 0 होगा, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, जैसे रिएक्शन बेटा आगे बढ़ेगा, ए का कुछ पार्ट कंज्यूम होगा, है ना। मान लेते हैं ए में से स्मॉल एक्स रिएक्ट कर गया, ठीक है। तो ये कितना बचेगा बेटा, ए माइनस एक्स बचेगा, है ना। और टाइम टी के बाद जो बी बनेगा स्मॉल एक्स बनेगा, है ना। तो ये क्या है बेटा, ये टाइम टी है। यहाँ पर जो टाइम है, टाइम टी इज इक्वल टू टी है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन ए है, ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, देख रहे हो बेटा, ए से ए माइनस एक्स मतलब डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन ए का। और जो बी का कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। पहले बी का कंसंट्रेशन 0 था, अब बी का कंसंट्रेशन x हो गया। ठीक है, तो अगर तुम ग्राफ की बात करोगे तो जो रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट बात करोगे यहाँ पर जो R लिखा गया बेटा इस ग्राफ में, है ना, तो R क्या है बेटा, रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो बता बेटा। डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगा। तो इनिशियल अमाउंट इसका ज्यादा था, जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो ये क्या बेटा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर बात किया जाए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, 0 था, यहाँ से 0 स्टार्ट होगा, है ना, टाइम t इक्वल टू 0 पर 0 था। जैसे जैसे तुम टाइम को बढ़ाओगे वैसे वैसे बी का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, इस तरह से बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी इस तरह से इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है बेटा? ये तुम्हारा क्या है बेटा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व। जो कंसंट्रेशन है धीमे धीमे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। मान लो यहाँ पर केवल बात किया जाए केवल रिएक्टेंट की, अगर तुम रिएक्टेंट की बात करते हो, ठीक है, तो अगर हम लोग रिएक्टेंट की बात कर लेते हैं बेटा, तो रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, चलो एक दूसरा ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक दूसरा ग्राफ यहाँ पर लेते हैं बेटा। ओके, तो अगर हम लोग बात करें केवल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम पर। ठीक है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा इस तरह से, है ना। यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो अगर पूछा जाए कि ए का कंसंट्रेशन, है ना, टाइम टी में कितना चेंज हुआ, तो क्या होगा बेटा, ये जो टाइम डिफरेंस तुम क्या बोलोगे, डेल्टा टी, है ना। तो डेल्टा टी इंटरवल में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, तो जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन था, है ना, ये मान लेते हैं जो कंसंट्रेशन C1 है, ये कंसंट्रेशन C2 है। तो ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा, डेल्टा सी। ठीक है, तो अगर तुम्हें रेट निकालना हो, रेट डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, तो रेट क्या होगा बेटा, डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो अब यहाँ पर ध्यान देना वाली बात है बेटा, यहाँ पर जो डेल्टा सी है वो इनिशियल माइनस फाइनल होता है ना। तो जो रेट है, रेट तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर तुम फाइनल माइनस इनिशियल बोलोगे यहाँ पर, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो C2 माइनस C1, तो C2 लार्जर अमाउंट बेटा, बड़ा है, C1 कम है, दिख रहा है बेटा यहाँ पर, C2 माइनस C1। यस। तो इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो C2 डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी करोगे। तो डेल्टा टी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, समझ आ रहा है बेटा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे तुम मॉड भी लगा सकते हो इस तरह से। ठीक है, जो रेट है इसके आगे तुम मॉड भी लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ पर जो डिफरेंस है कितना आएगा, उसका कभी पॉजिटिव का भी नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव से बचने के लिए तुम यहाँ क्या लगा दोगे, मॉड। ठीक है, और इसे बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर भी दिया गया बेटा, वही सेम ऊपर वाला ग्राफ भी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनाया गया वो रेट वर्सेस टाइम कर्व है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ना होकर यहाँ पर रेट है, तो रेट की भी बात कर लेंगे, रेट का भी बाद में बात करेंगे बेटा। तो पहले तो इतना बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं इतना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये जो रेट निकल कर यहाँ पर आएगा इसको बोलते हैं एवरेज रेट। ठीक है, एवरेज रेट यहाँ पर आएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम टेकन, दैट इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
तुमने यहाँ पे क्या देखा बेटा, यहाँ पर जो ग्राफ बनाया गया है ना, तो यहाँ पे तुमने क्या किया, जो चेंज इन कंसंट्रेशन है पॉइंट C1 और C2 के बीच में कंसंट्रेशन चेंज तुमने लिया है, और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, टाइम इंटरवल दिया गया है, ठीक है। तो डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी जो आएगा वो होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए टू बी। अगर ये पॉइंट ए है, ये वाला जो पॉइंट है इसको पॉइंट ए बोल दे और इस पॉइंट को पॉइंट बी बोल दे, ठीक है। तो ए और बी के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। अगर बात कर लीजिए बेटा यहाँ पर नीचे, ये तो तुम्हारा ऊपर वाला पॉइंट हो गया। अगर तुम यहाँ पर बात करते हो, यहाँ पर टाइम इंटरवल यहाँ पर भी सेम लो, यहाँ पर भी डेल्टा टी ले लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चेंज इन कंसंट्रेशन देखोगे तो ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस चेंज इन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो डेल्टा सी है, अगर इसको डेल्टा C1 बोल दे, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए पॉइंट बी है ना, यहाँ पर मान लो इसको A1 बोलते हैं, इसको B1 बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो डेल्टा सी आएगा, ये जो डेल्टा सी होगा बेटा, डेल्टा सी, ये डेल्टा सी डेल्टा C1 के इक्वल नहीं होगा, है ना। डेल्टा C1 है ना अलग होगा और डेल्टा C2 अलग होगा। इसका मतलब जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? मतलब अगर तुमने जो टाइम इंटरवल लिया उसको थोड़ा सा खिसका कर अलग आगे बढ़ा दिया, या तुमने पहले कर दिया है ना, तुमने जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को तुमने अलग अलग कर दिया। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग है तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग होगा। किसी कोई डाउट है इसमें बेटा? तो सर अगर हमें ओवरऑल एवरेज निकालना हो तो कैसे निकाल पाएंगे? हाँ, तो ओवरऑल एवरेज कैसे निकलेगा बेटा? तो ओवरऑल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ओवरऑल टाइम हो जाएगा, है ना? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? तो अगर ओवरऑल यहाँ पे लगा दिया तो हर जगह ओवरऑल लगा दो। ओवरऑल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ओवरऑल चेंज इन कंसंट्रेशन एंड ओवरऑल टाइम टेकन। ठीक बेटा? इस ग्राफ को बाद में बताएंगे, रेट वाला ग्राफ अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ना, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट टाइम टी। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो हमने रेट निकाला था वो रेट क्या था बेटा? वो एवरेज रेट था और वो टाइम इंटरवल डेल्टा टी, यहाँ जो डेल्टा टी है वो फाइनाइट टाइम है। ठीक है, तो फाइनाइट टाइम इंटरवल में तुमने रेट निकाला। मान लो किसी इंस्टेंट टी पर तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकालना है तुम्हें रेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक और ग्राफ बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टी ले लिया, यहाँ पर तुमने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टी ले लिया और इस टी इंस्टेंट पर तुम्हें यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना बेटा? इस पॉइंट पर रेट निकालना कि इस पॉइंट पर रिएक्शन का रेट क्या होगा। ठीक है, उसको तुम कैसे निकालोगे? उस रेट को क्या बोलोगे बेटा? यहाँ देखोगे तो द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम टी ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट इज एज डिफाइंड बिलो। आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू प्लस माइनस DC डिवाइड बाई dt। ये प्लस माइनस कहाँ से आ गया मैंने बता दिया है ना। हो सकता है जो चेंज है वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, जिससे तुम इसके आगे तुमने प्लस लगा सकते हो या माइनस लगा सकते हो। इससे बचने के लिए तुम यहाँ पर मॉड भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड नहीं लिखा गया है, यहाँ पर तो डेल प्लस माइनस डेल्टा DC बाई dt लिखा गया है। ओके, फिर चलते हैं बेटा यहाँ पर रिएक्शन पर जो स्टेटमेंट दिया गया है, द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट t इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो जो इंस्टेंटेनियस रेट है यहाँ पर R इंस्टेंटेनियस लिखा गया है। R मतलब हो गया रेट और INST मतलब इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू DC बाई dt, where dt being infinitesimal small, the rate of reaction may be assumed to be constant uniform during the time interval। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम चेंज इन कंसंट्रेशन लोगे, देखो बेटा यहाँ पर देखो, जब एवरेज रेट निकाला था तो एवरेज रेट में तुमने क्या किया था? एवरेज रेट में तुमने फाइनाइट कंसंट्रेशन, यहाँ पर जो चेंज इन कंसंट्रेशन था वो फाइनाइट था, है ना। ठीक है, ये फाइनाइट चेंज यहाँ पर है। लेकिन अगर तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है
तो यहाँ पर जो चेंज इन कंसंट्रेशन तुम्हें लेना होगा वो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये कंसंट्रेशन C1 है, ये कंसंट्रेशन C2 है, तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन आएगा क्या होगा बेटा, डेल्टा C, है ना। अगर ये इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है तो डेल्टा को तुम क्या लिखते हो बेटा, DC लिखते हो, डेल्टा को DC में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, D मतलब इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज, ठीक है। डेल्टा मतलब क्या होता है बेटा, फाइनाइट चेंज। अगर ये इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज हो रहा है तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे बेटा, C2 - C1 = DC। तो ये DC है ना। तो DC में जो टाइम टेकन होगा कितना होगा बेटा, DT। तो DC टाइम में, DT टाइम में चेंज इन कंसंट्रेशन कितना होगा, DC। तो रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, है ना, = DC / DT, ठीक है। कितना समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। सर मतलब इस वाली इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि कंसंट्रेशन टाइम का फंक्शन है। कंसंट्रेशन, अगर कोई रिएक्शन चल रहा है तो टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन तो चेंज होगा ही होगा, है ना। यस सर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रेट है, रेट = DC / DT। इसका मतलब रेट का फंक्शन, यहाँ पर जो रेट है वो टाइम डिपेंडेंट है। अगर तुमने टाइम को चेंज कर दिया तो रेट चेंज हो जाएगा, है ना। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है। ओके सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। फर्दर रिएक्शन, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आएगा तो आगे बढ़े बेटा। तो ऊपर तक समझ में आ गया यहाँ तक। पहले क्या था, मैंने बताया था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जो तुमने देखा ये सब क्या था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर तुमने टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो तुमने टाइम इंटरवल लिया है अगर बहुत स्मॉल है, यहाँ पर C1 C2, तो उसको तुम DC लिखोगे। और जो टाइम इंटरवल आएगा यहाँ पर T2 - T1, दैट विल बी DT, ठीक है। आगे चलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ देखो बेटा, फॉर द रिएक्शन ट्वाइस N2O5 गिव्स 4 NO2 + O2, एक रिएक्शन दिया गया है। तो हमेशा केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हें रिएक्शन दिया रहेगा, तुम्हें रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बैलेंस करके भी दिया रहता है, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना बेटा कि बैलेंस कैसे होगा और रिएक्शन क्या होगा। तो रिएक्शन में दिया रहेगा, बैलेंस करके दिया रहेगा, ठीक है। द रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉलोइंग। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो N2O5 वो तुम्हारा रिएक्टेंट है ना, और NO2O2 क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट। इतना समझ में आ रहा है बेटा? N2O5 तुम्हारा रिएक्टेंट है, NO2 और O2 तुम्हारा प्रोडक्ट है। आगे रहता है बेटा यहाँ पर, द रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर तुम्हें रेट लिखना हो रिएक्शन का, है ना, तो किसी भी टर्म्स में लिख सकते हैं यहाँ पर, चाहे तुम N2O5 के टर्म्स में लिखो, चाहे NO2 के, चाहे O2 पे, क्योंकि यहाँ पर सबका कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होगा, है ना बेटा। याद है कि जो N2O5 वो तुम्हारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा। जो NO2 है, NO2 क्या है बेटा, यहाँ पर NO2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगा। और सिमिलरली O2 भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगा। तो जो डेफिनेशन है बेटा, डेफिनेशन हम लोग आते हैं बेटा फिर से दोबारा, है ना। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट, दोनों में कोई भी चेंज करे बेटा, उसी को जो चेंज तुम लोगे यहाँ पे डेल्टा C / डेल्टा T लोगे, उसी को तुम रेट ऑफ रिएक्शन बोलोगे। यहाँ पे दोनों इंक्लूडेड है बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस मतलब कि कौन कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पर कंजम्पशन किसका हो रहा है बेटा, N2O5 का। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, या फिर तुम बोलते हो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5, क्योंकि N2O5 भी कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, है ना। तो यस सर। हाँ, तो इसका तुम क्या लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मान लो यहाँ पर रिएक्शन A गिव्स B था, पहले वाला एग्जांपल, तो वहाँ पे क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, है ना। ये चेंज हो रहा है, इसका तुम D लगा दोगे, डिवाइड बाई DT। ये तो था बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे तुमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए तुम यहाँ पर स्मॉल d लगाओगे। अब तुम्हें मालूम है जो A है बेटा, A रिएक्टेंट है, A का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा, है ना।
तो जो फाइनल अमाउंट है वो कम होगा इनिशियल अमाउंट से, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, माइनस लगाओगे। माइनस मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट के आगे तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस सिंबल लगाना पड़ेगा। माइनस मतलब ये कंज्यूम हो रहा है। और अगर तुम प्रोडक्ट का लिखते हो, प्रोडक्ट के हिसाब से निकलते हो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डीबी डिवाइड बाई डीटी। dt और साइन प्लस, ठीक है। तो यहाँ प्लस साइन प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लिख भी सकते हो नहीं भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर इसमें मॉड भी लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मॉड लगा देते तो भी सही था यहाँ पर, क्योंकि हमेशा जो ओवरऑल रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है सर। अब हाँ बोलो सर इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस के दोनों एक साथ लेंगे ऐड करके? अभी देख रहे हैं बेटा, अभी यहाँ पे ये समझ में आ गया है ना। यस सर। अगर मान लो एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट केवल एक ही है, N2O5 रिएक्टेंट है ना। तो N2O5 टाइम के साथ कंज्यूम होगा। सो स्क्वायर ब्रैकेट N2O5 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, डी तुमने लगा दिया मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है। अब N2O5 का जो कंसंट्रेशन है ना, N2O5 का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा, इसलिए तुमने यहाँ पे क्या लगाया बेटा, माइनस, ठीक है। तो माइनस डी N2O5 डिवाइड बाई dt, तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। केवल यहाँ पर N2O5 ही डिसअपीयर हो रहा है बेटा। हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा? बताऊंगा आगे, अभी इसका यूज है, ठीक है। अभी रेट ऑफ रिएक्शन में देखो, रेट में तुम्हें क्या दिख रहा तुम्हें कि कौन सा कंज्यूम हो रहा है, कौन सा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कौन कंज्यूम हो रहा है। तो N2O5 कंज्यूम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो N2O5 का कंसंट्रेशन तुम्हें लेना है, ठीक बेटा। चाहे यहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी हो, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, हाँ तो माइनस डी N2O5 डिवाइड बाई dt, ठीक है। उसी तरह बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब तुम देखोगे तो ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। NO2 भी बन रहा है और O2 भी बन रहा है। तो अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 लिखना है तुम्हें कि NO2 किस रेट से बन रहा है, तुम्हें यहाँ पे क्या देखना होगा बेटा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो अगर तुम्हें NO2 का फॉर्मेशन रेट निकालना है तो केवल तुम्हें NO2 को देखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है बेटा। अगर तुम्हें O2 का रेट देखना है तो केवल तुम्हें O2 का कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है बेटा। जिसका रेट तुम्हें निकालना हो उसी का कंसंट्रेशन यूज करोगे। तो यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। तो यहाँ पर तुमने कंसंट्रेशन किसका लिया बेटा, NO2 का कंसंट्रेशन लिया, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। तुमने क्या लिया यहाँ पर, O2 का, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लिया है, समझ में आ रहा है बेटा। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मोलैरिटी लेना जरूरी है। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं बेटा वो मोलरिटी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंसंट्रेशन बेटा मोलरिटी लेते हैं, नहीं कोई रीजन नहीं, यहाँ पर मोलरिटी यूज करते हैं, ठीक है बेटा। ओके सर। सर इसका एवरेज रेट बताना हो तो कौन सा प्रेफर? एवरेज रेट के तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सर किसकी कंसंट्रेशन में चेंज निकालेंगे? पहले ये देख लो बेटा, उसके बाद आ जाता है दोबारा, है ना। तो टोटल अगर तुम्हें निकालना एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो एवरेज रेट तुम्हें ये पूरा N2O5 का लेना पड़ेगा, जिसका तुम्हें निकालना बेटा, है ना। तो अलग अलग सब्सटेंस का पूछेगा, होल रिएक्शन का नहीं पूछ सकता? होल रिएक्शन का पूछेगा बेटा, होल रिएक्शन को बताएंगे आगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। यस। अगर तुम्हें N2O5 का पूछ रहा है, NO2 का पूछ रहा है, O2 का पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। सर कंसंट्रेशन हमेशा मोलैरिटी में होगी? बिल्कुल, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन यूज करना है हमेशा तुम मोलरिटी में यूज करोगे, ठीक बेटा। ओके सर। यहाँ पर किसी कोई डाउट तो नहीं है, किसी कोई डाउट है बेटा तो पूछ लो। सर इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनके स्क्वायर वगैरह में नहीं आएंगे फिर? इतना बेटा जितना बोल रहा हूँ बेटा उतने में कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके सर, रेट ऑफ अपीयरेंस अगर प्रोडक्ट का निकालना है तो फिर दोनों को ऐड करेंगे। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो गया तुम लोगों का, आगे देखो बेटा। A gives B plus C, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
अब यहाँ पर एक रिएक्टेंट ए है और दो प्रोडक्ट है बी और सी। यहाँ पर कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखा गया है, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कुछ नहीं लिखा गया है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन होगा यहाँ पर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि ए कंज्यूम होगा, ठीक है, डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है, एंड अगेन रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन, किस रेट से बी बन रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। चाहे तुम बी का फॉर्मेशन ले लो, चाहे तुम सी का फॉर्मेशन ले लो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है बेटा, है ना। यहाँ तुमने क्या लिया, इसको इरेज कर देते हैं, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये तो ठीक है बेटा, रिएक्टेंट साइड में केवल ए है, लेकिन अगर तुम प्रोडक्ट की बात करो, प्रोडक्ट में बी और सी है ना। तो अब तुम्हें निकालना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, कि किस रेट से ए डिसअपियर हो रहा है। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होगा और सी का भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब जितने मोल ए कंज्यूम होगा उतना ही मोल बी बनेगा और उतना ही मोल सी बनेगा। इतना समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब जिस रेट से ए कंज्यूम होगा उसी रेट से बी फॉर्म होगा और सेम रेट से सी भी बनेगा। सबको समझ में आ रहा है? yes. देखो, ए गिव्स बी प्लस सी, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 1 1 दिया गया है ना। तो जिस रेट से ए कंज्यूम होगा उसी रेट से बी बनेगा और सेम रेट से सी बनेगा, ठीक है। इसलिए तुमने यहाँ पर सबको इक्वेट कर दिया, ठीक बेटा। इतना समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। ओके, बस स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर, हाँ, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें लिखना हो, सो रेट ऑफ रिएक्शन सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए होगा। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रेट को कैसे लिखोगे बेटा? यहाँ पर माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट ए डिवाइड बाई डी टी है ना। ये क्या हुआ? रेट ऑफ disappearance of A, and again it is equal to the rate of formation of B, so it is equal to the rate of formation of B, so small d square bracket B divide by dt होगा कि नहीं होगा? yes sir। आज यहाँ देखो, तुमने फिर से इक्वेट किया है rate of formation of C, so again it is equal to the dc by dt, rate of formation of C divide by dt। तो ये समझ में आ रहा है बेटा? ये सबको समझ में आ गया होगा? यस सर। हाँ। सर ये तो हमेशा इनमें वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए ना? वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं बेटा, कंसंट्रेशन। देखो यहाँ पर वॉल्यूम से क्या मतलब, अगर तुम्हें कंसंट्रेशन सेम दिया जाए तो वॉल्यूम कोई यहाँ पर इफेक्ट है ही नहीं, है ना। तुम्हें कंसंट्रेशन चेक करना है यहाँ पर, और सेम रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन देखो यहाँ पर जो तुमने बीकर लिया है, सेम वेसल में सब रिएक्शन हो रहा है ना। क्योंकि ये देखो ए बी सी है ना, ये सब क्या रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, इसको तुम अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो वॉल्यूम को छोड़ो यहाँ पे। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तब चेंज होता रहेगा ना कंसंट्रेशन। वॉल्यूम कहाँ से आ गया? कंसंट्रेशन मैंने बोल दिया यहाँ पर कि अब देखो, अगर तुमने यहाँ पे एक बीकर लिया है ना, बीकर में तुमने रिएक्टेंट को डाल दिया, प्रोडक्ट को डाल दिया, यहाँ पर वॉल्यूम इतना बन गया। तो अब इसके अंदर ही सब रिएक्शन हो रहा है, जितना वॉल्यूम तुमने लिया तो उसी के अंदर ही सब तो हो रहा है यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर। तो मतलब सर वो कंसंट्रेशन तो ये होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। हाँ, तो अगर मान लो कोई मिसिबल हुआ तो वो आगे देखेंगे बेटा। पहले इतना समझ में आ रहा है बेटा? अभी इतना कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा तुम्हें। अभी इतना समझो, जितना मैं बताऊं उतना समझो बेटा, ठीक है। अभी
हाँ बोलो। सर यहाँ हमेशा 1 मोल ही होगा? नहीं नहीं बेटा, अभी तो मैंने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया, कैसे तुम बोल सकते हो कि 1 मोल होगा? तुमने कैसे नहीं देखा यहाँ पर ऊपर देखो, ट्वाइस गिव्स 4Na2 + O2, है ना? ये दूसरा रिएक्शन है। यहाँ जो मैंने एग्जांपल उठाया तो सिंपल एग्जांपल मैंने उठाया ना बेटा, यहाँ पर तुमने अभी स्टेप 1 लिखा है, देखो आगे चलते हैं, ठीक है? इतना समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर जैसा कि आपने बोला था ऊपर कि अलग अलग टाइम इंटरवल्स में डिफरेंस आएगा रेट ऑफ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो किसके लिए था बेटा? वो तुम्हारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए था। और यहाँ पर क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में हर एक इंस्टेंट पर रेट चेंज होगा यहाँ पर। यस सर, बट ए बी और सी का जो स्लोप होगा लेकिन तो डिफरेंस आएगा। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ तुमने क्या किया, यहाँ पर जिस इंस्टेंट पर तुमने ए का कंसंट्रेशन निकाला, उसी इंस्टेंट पर बी, उसी इंस्टेंट पर तुम सी का कंसंट्रेशन निकाला, मतलब सेम पॉइंट पर तुम ए बी और सी तीनों का रेट निकाल रहे हो, ठीक है? सेम पॉइंट पर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो स्लोप है वो अलग अलग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 111 दिया गया है, ठीक है? ओके सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट रहता तो समझ में आएगा, क्योंकि तुम लोग वहीं पे जा रहे हो डायरेक्ट, ठीक है? देख लेते हैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। जैसे तुमने यहाँ पर ए ले लिया, ए गिव्स टू बी, ठीक है? बस इतना ही कॉम्प्लेक्स करेंगे इसको। इतना समझ में आ रहा है बेटा? तो अगर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाए, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है बेटा? कि किस रेट से ए डिसअपीयर हो रहा है, दैट इज इक्वल टू -dA/dt। इतना तो क्लियर है, ठीक है? कि जो रेट है बेटा ए का, किस रेट से ए डिसअपीयर हो रहा है, वो क्या होगा? -dA/dt। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात बेटा, यहाँ देखो कि अगर तुमने 1 मोल ए लिया है तो सेम टाइम में कितना बनेगा बेटा? 2 मोल बी बनेगा। यस सर। किसी को कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? इतना समझ आ रहा है बेटा? अगर तुमने 1 मोल लिया ए का, है ना, तो 1 मोल कंज्यूम होने पे कितना बनेगा? भी 2 मोल बनेगा। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का खेल आ गया बेटा। अब यहाँ पर ध्यान रख दोगे तुम, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो अब अगर ए और बी का रेट देखा जाए, ठीक है, तो अगर तुम इसको ए और बी का रेट अगर तुम कंपेयर करते हो, तो जिस रेट से ए कंज्यूम हो रहा उसके डबल रेट से बी फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? है ना? इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज द डबल रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। क्लियर? यहां मैं लिख रहा हूं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी is the double of rate of consumption of A। यस सर। किसी को डाउट यहाँ पर तुरंत पूछो, नहीं तो सब लोग अब हम ना किसी पूछो कैसे हो गया, तुरंत पूछो यहाँ पे कोई डाउट अगर किसी को है तो। नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। ओके, तो अब मैं यहाँ पर जो वर्ड में लिखा है उसको मैथमेटिकल टर्म में लिख देते हैं। तो रेट ऑफ कंजप्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए यहाँ पे लिख दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। कितना तुमने निकाला बेटा? -dA/dt। -dA/dt, ठीक है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कैसे निकालते बेटा? देखो जो बी है वो प्रोडक्ट है, तो प्लस dB/dt। सबको समझ आ रहा है बेटा? इसका मतलब dB/dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स dA/dt। अगर थोड़ा सा इसको, है ना, साइड को चेंज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई dB/dt इज इक्वल टू द dA/dt
इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। यस समझ आ रहा है बेटा? यस सर। इसका मतलब कि अगर कहीं पर स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो वो स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो रिएक्शन था, यहाँ पर स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बेटा 2 था, तो जो बी का तुमने रेट लिखा उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। तो अगर इन तीनों को कोरिलेट करना है, ए बी और सी को कोरिलेट करना है, तो जो स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया है ना। चलो पहले ऊपर ही देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो बेटा, अगर यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 3 होता, ठीक है। मैं यहाँ पर स्पेस लिख दे रहा हूँ, A gives 2B plus 3C, ठीक है। तो अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट मैं लिख दे रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, है ना, ये क्या होगा बेटा, प्लस DA बाई DT। सर माइनस होगा ना, माइनस होगा। और जो B है, B का ऑप्शन डिनोमिनेटर में जाएगा, है ना, DA बाई DT बाई dB by dt, it is equal to 1/3 dC by dt, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है बेटा? तो सब समझ में आ जाएगा। सबको इतना समझ में आ रहा है बेटा कि जो स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, अगर तुम ओवरऑल निकाल रहे हो, सब रेट को इक्वेट कर रहे हो, तो स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। जैसे ऊपर वाला रिएक्शन में ये था, ठीक है। तो ये था तुम्हारा इस रिएक्शन के लिए, है ना। तो अगर यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखाना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ पर N2O5 क्या था, हमारा रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के सामने तुम्हारा माइनस साइन आएगा, है ना। और NO2 का जो स्टोसियोमेट्रिक बेटा 4 था, तो प्लस 1/4, ठीक है। O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का स्टोसियोमेट्रिक 1 है, तो प्लस 1, ठीक है बेटा। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालेंगे। किसी कोई डाउट है बेटा यहाँ पर? सर कैटलिस्ट से तो फर्क पड़ेगा ना इस पे? बेटा यहाँ तक जितना बता रहा हूँ उतना समझो, यहाँ तक सर यहाँ तक तो क्लियर है। कैटलिस्ट पढ़ना है आगे बेटा, है ना। थोड़ा सा तुम लोग पढ़ के आओ एनसीईआरटी में, तुम्हें आगे मिलेगा। अभी जो फर्स्ट सेकंड पेज तुम्हारा एनसीईआरटी का बस वही चल रहा है, सेकंड पेज थर्ड पेज बस इतना ही चल रहा है, ठीक है। अभी सब मिलेगा। टेम्परेचर डिपेंड, टेम्परेचर पढ़ाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करो तो क्या मिलेगा, है ना, सब आएगा तुम्हारे, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके सर, सब तुम्हें पढ़ना है यहाँ पर। इतना तो समझ में आ गया है ना बेटा कि किस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें पूछा जाए तुमसे कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, सो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि न्यूमरेटर में देखो क्या आता है यहाँ पर, रेट ऑफ, आप क्या बेटा, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, मोल पर लीटर तुम्हारा होगा कंसंट्रेशन। मोलरिटी है, मोलरिटी का यूनिट क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर, और यूनिट ऑफ टाइम दैट इज टाइम इनवर्स, या तो सेकंड होता है या फिर मिनट। तो यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो मिनट भी ले सकते हो, यहाँ पर सेकंड भी ले सकते हो, यहाँ पर आवर भी ले सकते हो, यहाँ पर ईयर भी ले सकते हो, यहाँ पर, है ना। जो टाइम दिया गया बस वही टाइम यहाँ पर लेना है। मान लो आप दिया गया 1 आवर में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर आवर हो जाएगा, 1 सेकंड तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, है ना। 1 ईयर में कंप्लीट हो रहा कोई रिएक्शन, तो यहाँ पर ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है। किसी कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर? नो सर। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सर एक बार यूनिट बताना तुम्हारा। यूनिट बेटा कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, यही तो है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या बेटा, मोलरिटी, इसको इस तरह भी सकते बेटा, है ना। तो यूनिट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मोलरिटी टाइम इनवर्स, ठीक है। तो टाइम इनवर्स मतलब टी इनवर्स, या तो होता है मोलरिटी सेकंड इनवर्स, या तो होता है मोलरिटी, है ना, आवर इनवर्स, ठीक है, मोलरिटी ईयर इनवर्स। ये सब क्या बेटा, यूनिट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। ओके सर।
तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा यहाँ पर, है ना। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आते हैं एग्जाम में, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो बेटा यहाँ दिया गया है फॉर द रिएक्शन Cl2 प्लस ट्वाइस I माइनस गिव Cl2 प्लस ट्वाइस Cl माइनस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस वाज 0.20 मोल पर लीटर and the concentration after 20 minutes was 0.18 mole per liter. Then the rate of formation of I2 in mole per liter per minute would be. ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो निकाल लोगे बेटा, है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2 निकालना है। रिएक्शन देखो यहाँ पर, रिएक्शन जो दिया गया उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है Cl2 प्लस ट्वाइस I माइनस, ये दिख रहा है सबको ना। ठीक है, सबको दिख रहा होगा। Cl2 प्लस I माइनस गिव्स I2 प्लस ट्वाइस Cl माइनस। तो अब यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, और I माइनस का कंसंट्रेशन दिया गया है। तो अब तुम्हें करना क्या है, यहाँ पर तुम्हें रिलेशन बनाना होगा। ठीक है, तो पहले तुम यहाँ पर रिलेशन बनाओगे, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, रेट ऑफ कंजप्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, पहले हो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इज इक्वल टू, है ना, माइनस dCl2 डिवाइड बाई dt। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2 I माइनस डिवाइड बाई dt, दैट इज इक्वल टू I2 डिवाइड बाई dt। तो तुम्हें करना क्या बेटा, जितना तुम्हें जरूरत है उतना ही तुम लोगे। ठीक है, जितना तुम्हें जरूरत होता है तुम लोग। यहाँ पर तुम्हें जरूरत क्या है बेटा, यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, यहाँ पर दिया गया है I माइनस, देखो यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर I माइनस दिया गया है और साथ में क्या पूछ रहा है बेटा, I2। तो I माइनस को, यहाँ जो I माइनस उसको तुम I2 से कोरिलेट करोगे, है ना। तो यहाँ पर I माइनस को I2 से कोरिलेट कर दो। इट मीन्स माइनस 1/2 di माइनस डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू द di2 डिवाइड बाई dt। समझ में आ रहा है बेटा इतना? किसी कोई डाउट पूछ लो, है ना। तो अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन और टाइम दिया गया है, तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो टाइम दिया गया है वो इंस्टेंटेनियस टाइम इंटरवल नहीं दिया गया है ना। यहाँ पर जो टाइम दिया गया वो फाइनाइट टाइम दिया गया है और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन दिया गया वो फाइनाइट चेंज इन कंसंट्रेशन दिया गया है। तो यहाँ पर डी के जहाँ पर डेल्टा लग जाएगा, जो रिलेशन वही रहेगा, बस यहाँ पर डेल्टा लगा दोगे, डेल्टा, है ना। डेल्टा कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा I2 डिवाइड बाई डेल्टा T। समझ में आ रहा है बेटा? सर एक बार दोबारा बता दो। बस जहां पर D है वहां पर डेल्टा लगा दो, बस ये एवरेज रेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो फाइनाइट टाइम दिया गया 20 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट के लिए चेंज यहाँ लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर वैल्यू रखोगे -1/2। ठीक है, -1/2। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया बेटा, 0.18 मोल पर लीटर। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, 0.20। ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा I माइनस डिवाइड बाई dt। ठीक है, तो यहाँ पर dt कितना होगा बेटा, तो यहाँ पर जो टाइम दिया गया है 20 मिनट, तो यहाँ पर 20 मिनट कर दोगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन, है ना। तो यही तो है तुम्हारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन, डेल्टा I2 डिवाइड बाई डेल्टा T। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है यहाँ पर। ठीक है बेटा, सर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो सेकंड आ जा रहा है बेटा 5 × 10⁻⁻⁴। दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन। ठीक बेटा, सबको समझ में आ रहा है ये? अभी इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, ठीक है, घबराओ मत। अभी एग्जांपल से सही समझ में नहीं आएगा।
कई सारे एग्जाम्पल करोगे इसी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े बेटा। सर ये तो रेट है ना फॉर्मेशन का। हाँ, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन आ गए यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, डेल्टा I2 बाई डेल्टा, ये है क्या बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ आयोडीन डिवाइड बाई टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन, ये तो है, ये है ना। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ देखो, फॉर द रिएक्शन N2 प्लस थ्राइस, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा क्लियर। तो यहाँ देखो बेटा, तो यहाँ पर दिया गया है फॉर द रिएक्शन N2, एक बार खुद ट्राई कर लें सर। हाँ ट्राई करो, इसको कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा ट्राई करना। तो मैं एक और एग्जांपल दूंगा, उसको ट्राई करना, ठीक है। फॉर द रिएक्शन N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3 इफ DNH3 divided by 2 is equal to 2 into 10 power minus 4 mole per liter per second, then what is the value of DH2 by dt। ठीक है, जो रिलेशन दिया गया बेटा है ना, उससे हम लोग यहाँ पर एक रिलेशन बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका एक रिलेशन बना लेंगे, ठीक है। तो N2 प्लस थ्राइस है ना, तो जो दिया गया बेटा इससे हम रिलेशन बना लेंगे। तो रेट ऑफ, देखो यहाँ पर जो चीज़ दिया गया या जो पूछा जा रहा है बस उसी को तुम्हें देखना है, ठीक है। बाकी सब करोगे तो हो सकता है कि टाइम तुम्हारा लग जाए, ठीक है। तो हम लोगों को क्या देखना है, अमोनिया और हाइड्रोजन को देखना है। अमोनिया और हाइड्रोजन को देखोगे, यहाँ पर अमोनिया ये हो गया और हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो अमोनिया और हाइड्रोजन को कोरिलेट करो, तो -1/3 DH2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 1/2 DNH3 डिवाइड बाई dt, ये रिलेशन आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ उन्हें दिया गया है, मतलब ये जो वैल्यू है ये वाला, ये दिया गया है, ठीक है। और ये पूछ रहा है DH2 by dt, ये पूछ रहा है, आप करो बेटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर 3 into 10 की पावर -4। हाँ, तो आंसर यस कौन सा आंसर बेटा, फर्स्ट 3 into 10 to the power -4 फर्स्ट। हाँ यस सर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। बाकी लोग भी करो बेटा, देखो ये निकालना है, ये दिया गया इंफॉर्मेशन, ठीक है। सबका आ गया, यस सर, यस सर, यस सर, आशुतोष आ गया, हाँ सर। ओके। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोगों के लिए है बेटा, ध्यान से करोगे, ठीक है। ये करो बेटा, ये तो बहुत आसान है, पूरा ये करो, तो देखते ही बता दो, तुरंत करना है तो, है ना। सर आ गया सर, फर्स्ट ही है सर। बस तुम्हें स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन देखना है यहाँ पर, है ना। यस सर फर्स्ट है। यहाँ जो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन है उसको साइड चेंज करा दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो dBr/dt तुम्हें निकालना है, तो dBr/dt 1/3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। यस सर, 3 डिनोमिनेटर में चला गया, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1/3 होना चाहिए, यहाँ पर, यहाँ से आ गया न्यूमरेटर में, ठीक है। सर वो Br माइनस होगा ना, Br माइनस होगा, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, है ना, छोटा सा लिखा गया होगा। चलो आगे नहीं सर, वो माइनस उधर शिफ्ट हो गया ना दूसरी साइड। क्या बेटा, दूसरी साइड शिफ्ट हो गया ना माइनस, Br माइनस कर, ये Br माइनस तुम यहाँ बोलो या फिर ये माइनस तो है यहाँ Br माइनस। चलो आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, ये भी तो आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। एक 1997 में पूछा भी गया था, मीन्स उसमें था सर एचआई के नीचे 1/3 मतलब एचआई के साथ। सर ये तो सेकंड ही ऐसा दिख रहा है, वो तो साफ साफ। सर सेकंड बस याद है बेटा, यहाँ पर डी की जगह पर डेल्टा लगा दिया है ना, जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 1 कराया था, डी की जगह पर डेल्टा था, है ना। तो अगर एवरेज पूछ रहा है तो डी की जगह डेल्टा लगा दो, अगर इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है तो बस वहाँ पर स्मॉल डी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रिलेशन रहेगा। सर इसका डी पार्ट नहीं होना चाहिए। कौन सा पार्ट? सर लास्ट पार्ट सर, क्योंकि डेल्टा H2 के साथ माइनस नहीं है। किसके साथ? I2 के साथ? सर उसके बाद डेल्टा H2 के साथ, डेल्टा H2 के साथ माइनस नहीं है। तो यहाँ बेटा जो डेल्टा साइन होता है, डेल्टा मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है ना। यस सर। डिफरेंस क्या नेगेटिव होता है? सर मोड नहीं लगा हुआ है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों सही होना चाहिए। मोड सेकंड और थर्ड, ये वाला और ये वाला सर दोनों सही होने चाहिए। तो यहाँ पे बेटा सही ठीक तो है यहाँ पर। हाँ सर यहाँ पर डी डेल्टा। सर अगर आई के साथ माइनस लगा हुआ है तो H2 के साथ क्यों नहीं लगा? ये गड़बड़ लिख दिया, वाल करना चाहिए इसको, है ना। हाँ H2 के साथ लगना चाहिए। करेक्ट कर देते हैं इसको, यहाँ पर ऑप्शन 2 है ना। पता नहीं कहाँ गया, चलो ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन ये है इस टॉपिक पर, 28305। ये करो। कर लोगे ना? करो। सर फर्स्ट पार्टी आएगा। फर्स्ट पार्ट आ रहा है सबका? यस सर। सर क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। नोट कर लो। यस सर 5.4 into 20 आ गया बेटा 5.4 सबका आ गया? यस सर। नो सर, नो सर। ध्रुव क्या कर रहे हो? सर मैं क्वेश्चन नोट कर रहा था सर, हो तो जाएगा लेकिन मैं क्वेश्चन नोट कर रहा था। मयंक तुम्हारा हुआ? यस सर, हो गया सर। ओके तो आगे चलते हैं बेटा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बाय ग्राफ। ठीक है, अगर तुम्हें ग्राफ दिया गया हो तो ग्राफ से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? ये बहुत ही आसान है, इसको पहले बता देना चाहिए मुझे। ठीक है, देखो अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो और इस तरह से ग्राफ दिया गया हो, ठीक है, तो जिस टाइम पर तुम्हें निकालना, मानो तुम्हें यहाँ पर टाइम, ये टाइम लेता हूँ मैं, ठीक है, टाइम t इक्वल टू t1 पर तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, तो जिस टाइम पर तुम्हें निकालना है बेटा, उस टाइम पर, है ना, उस पॉइंट पर एक स्लोप ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, लेकिन क्या बेटा, इस पॉइंट पर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे इस तरह से, ये टेंजेंट आ गया बेटा, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ठीक है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा बेटा, वो स्लोप क्या होगा? तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एक्चुअली ये होता क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज dr/dt, ये तो होगा dr/dt। ठीक है, तो dr मतलब यहाँ पर जो तुमने निकाला dr डिवाइड बाई dt, है ना, तो ये जो टाइम इंटरवल dt आएगा डिवाइड बाई dr डिवाइड बाई dt करोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है,
तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा उसी को तुम बोलोगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसी तरह से कोई प्रोडक्ट है, यहाँ तो बेटा जो आर हो रिएक्टेंट था, अगर प्रोडक्ट की बात की जाए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगा, इस तरह से टाइम के साथ उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। और जिस इंस्टेंट पर है ना, मान लो यहाँ पर टाइम t इक्वल टू t2 पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो इस पॉइंट तुम क्या ड्रॉ करोगे, एक स्लोप ड्रॉ करोगे इस तरह से, ठीक है। और जो सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट का जो स्लोप होगा है ना, उसी स्लोप तुम क्या बोलोगे बेटा, जो स्लोप तो है बेटा उसी तुम बोलोगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है R is equal to concentration of reactant and P is equal to concentration of product. Rate at the time T is equal to slope of tangent that is equal to tan theta. तुमने मैथ पढ़ा होगा, बेसिक मैथ पढ़ा दिया गया होगा बेटा, है ना, डिफरेंशिएशन हो गया होगा, इसे हम लोग निकाल लेंगे। इससे कोई डाउट है इसमें बेटा? नो सर। तो यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया एनसीईआरटी में, तो एग्जांपल डायरेक्ट मैंने एनसीईआरटी से उठा लिया है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये ब्यूटाइल क्लोराइड है और इसका ग्राफ इस तरह से बनाया गया है। और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट यहाँ पर 600 है ना, यहाँ पे जो सेकंड है टाइम t इक्वल टू 600 सेकंड, इस टाइम पर तुम्हें इसका रेट निकालना था। इस टाइम पर क्या हुआ, यहाँ पर तुमने ग्राफ प्लॉट है ना, यहाँ जो ग्राफ था उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इस टेंजेंट का जो स्लोप आया बेटा उसी स्लोप तुमने क्या बोल दिया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा जो एनसीईआरटी का ग्राफ था। तो फिर रिएक्शन पर नहीं जाना, रिएक्शन किस तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये तुम्हें बनाकर दिया रहेगा एग्जाम में इस तरह से, ठीक है। और तुम यहाँ पर स्लोप निकालोगे, थीटा काउंट करोगे, tan थीटा निकालोगे, जो स्लोप होगा बेटा उसी स्लोप तुम क्या बोल दोगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन हो सकता है देखेंगे यहाँ पर। तो नंबर 1 एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन विच अकर्स ओनली वन एंड ओनली वन स्टेप्स आर एक्चुअली कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलो। इससे ऊपर रिएक्शन यहाँ देखो बेटा, ये क्या है, एक स्टेप में कंप्लीट हो गया तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है ना। इसके ऊपर भी जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था N2O5 वाला, ठीक है, ये वाला एग्जांपल, तो यहाँ पर भी N2O5 एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया। N2O5 रिएक्ट किया, NO2 और O2 बना बेटा, है ना। तो सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये वाला एग्जांपल देखो बेटा, A gives B, एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगर एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है तो उसको तुम बोलोगे एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन भी इसको बोल सकते हो। दूसरा है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट। तीन नाम इसका है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और कंपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये होता क्या है बेटा, अगर रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रहा, मल्टीपल स्टेप ले रहा है, मल्टी स्टेप रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन अकरेंस इन सीक्वेंस ऑफ 2 or more स्टेप्स आर कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। इसको नोट कर लो इन दोनों रिएक्शन को। नोट हो जाए तो बताना बेटा। आगे बढ़ते हैं, आकाश हो गया? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं। आगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, नोट कर लो सर। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो वन एलिमेंट्री था। हाँ, इसके ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिया था वो एलिमेंट्री है। आगे भी जो एग्जांपल लेंगे एलिमेंट्री का लेंगे। जहाँ पर भी कॉम्प्लिकेटेड या कंपोजिट रिएक्शन आएगा वहाँ पर बता दिया जाएगा ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है और कितने स्टेप में कंप्लीट होगा वो भी बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे बेटा, हाँ बोलो सर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल होते हैं रिवर्सिबल, लेकिन एलिमेंट्री नहीं होगी। एलिमेंट्री रिएक्शन भी रिवर्सिबल होता है सर, लेकिन रिवर्सिबल तो इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स में करी जाती है ना।
बेटा हर एक स्टेप अगर रिवर्सिबल हो तो ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, और हर एक स्टेप रिवर्सिबल है, तो ओवरऑल क्या होगा, रिवर्सिबल होगा ना। यस सर। ओके, आगे देखो बेटा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है तो रिएक्शन मैकेनिज्म केवल कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन के लिए होगा। जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसका रिएक्शन मैकेनिज्म दूसरा होता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, द सीक्वेंस ऑफ 2 or more steps in which a complicated reaction occurs is called mechanism. Thus complicated reaction has mechanism while elementary reaction has not. Further, each step of complicated reaction is an elementary reaction. ठीक है, देखो बेटा जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है वो मल्टी स्टेप में होगा। मान लेते हैं यहाँ पर ए गिव्स बी बनाया, ठीक है, तो ये तुम्हारा रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन है, ये ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन ये जो रिएक्शन है एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म क्या होता है बेटा इसका, कि ए से डी कितने स्टेप में बना, हर एक स्टेप को लिखोगे। तो ए से पहले क्या बना, बी, बी यहाँ पर इंटरमीडिएट है, जो बी है बी क्या बना बेटा, सी और डी बना रहा है, सी और ई बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो ई है ई बना दे रहा है यहाँ पर डी। ठीक है, इसका मतलब जो रिएक्शन है यहाँ पर 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से देखोगे जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। डी प्लस सी मैं लेते रहा यहाँ पर, सी यहाँ पे सी कर दें तो ओवरऑल कैंसिल नहीं होगा, इसको ऐड करो है ना। तो यहाँ से क्या होगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी और ई से सी और ई कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, ए गिव्स डी बना रहा है, दिख रहा है बेटा। तो इसका मतलब कि जो ऊपर रिएक्शन दिया गया है ये ओवरऑल रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो 3 रिएक्शन दिया गया है, ए गिव्स बी, बी गिव्स सी प्लस ई, सी प्लस ई गिव्स डी। तो इस हर एक स्टेप को तुम क्या बोलोगे, एलिमेंट्री स्टेप। ये क्या है बेटा, एलिमेंट्री, ये एलिमेंट्री स्टेप 1 है। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, सेकंड स्टेप को तुम क्या बोलोगे, एलिमेंट्री स्टेप 2। सो तुम क्या बोलोगे बेटा, एलिमेंट्री स्टेप 3। तो ये जो रिएक्शन है ये 3 एलिमेंट्री स्टेप का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है देखो, द सीक्वेंस ऑफ 2 or more step in which a complicated reaction occurs is called its mechanism. Thus complicated reaction has mechanism while elementary reaction has not. Further, each step of a complicated reaction is an elementary reaction. ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उस हर एक स्टेप तुम क्या बोलोगे, एलिमेंट्री स्टेप, है ना। ये मल्टी स्टेप में हो रहा है और हर एक स्टेप यहाँ पर एलिमेंट्री स्टेप है। तो हम लोग क्या पूछते हैं बेटा, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, बोल सकते हैं ना। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन को कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट रिएक्शन। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अगर डाउट यहाँ तक हो रहा है तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ने हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, तो मॉलिक्यूलरिटी बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। मॉलिक्यूलरिटी, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन ऑफ ए रिएक्टेंट required for the reaction to occur. It is equal to the sum of stoichiometric coefficient of reacting chemical species in a chemical reaction for the reaction. ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा बेटा, किसी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं उसी को तुम मॉलिक्यूलरिटी बोलोगे। जैसे यहाँ पे देखो ए बी है ना, यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्ट कर रहा है, ए का स्मॉल ए मॉलिक्यूल, बी का स्मॉल बी मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, ये होगा मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, ये इसका एग्जांपल था। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो एक कुछ एग्जांपल और दिया गया है। PCl5 gives PCl3 plus Cl2। हेलो हेलो, हाँ बेटा, हेलो, सुनाई दे रहा है आवाज मेरा ना?
हेलो यस सर। सर आप कोई तो आ रही है, हेलो, कोई बोल रहे नहीं हो? है। हाँ फिर से बता दे रहा हूँ मैं। किसी भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। जैसे इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है ना, तो यहाँ पर ए और बी के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, उसे तुम मॉलिक्यूलरिटी बोलोगे। ए का स्मॉल ए मॉलिक्यूल और बी का स्मॉल बी मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ मॉलिक्यूल हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, एग्जाम्पल आता है बेटा। एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया PCl5 gives PCl3 plus Cl2। ठीक है, तो PCl5 का केवल एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करके PCl3 और Cl2 बना रहा है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा बेटा? 1 होगा ना, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, H2 plus I2 gives twice HI, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा बेटा? देखो, H2 का एक मॉलिक्यूल I2 का एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके HI बना रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। सर एक सेकंड नोट कर लो बस। ओके, आगे चलते हैं बेटा। आगे है टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो देखो बेटा, मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पर जो रिएक्शन हो 3 टाइप का हो सकता है। पहला जो रिएक्शन है वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा। जैसे यहाँ पर PCl5 है ना, तो PCl5 में केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट करके बना रहा है, तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा। इस रिएक्शन देखो बेटा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूलरिटी है ना, मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर 2 है, तो क्या बनेगा? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 है, मतलब 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 3 है ना। तो टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन विल बी ऑफ 3 टाइप। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर और टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ बेटा ध्यान देने की बात यहाँ पर है, there are no known elementary reaction involving 4 or more molecules, मतलब मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा बेटा? मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? देखो, मान लो यहाँ पर रिएक्टेंट A B से रिएक्ट करके प्रोडक्ट P बना रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन कैसे होता है। यहाँ पर जो कोलिजन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो कोलिजन थ्योरी में क्या होता है कि जो ए मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी से कोलाइड करता है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी कोलाइड करेगा तभी प्रोडक्ट पी बनेगा। ठीक बेटा, तो एट ए टाइम कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं? यहाँ 2 मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, या फिर एट ए टाइम 3 मॉलिक्यूल है ना कोलाइड करे तो प्रोडक्ट बनेगा। एक पर्टिकुलर टाइम में 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल को कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसका जो प्रोबेबिलिटी अगर 3 ज्यादा मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है, तो उसको कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगा, है ना। तो यहाँ पर जा करो 3 मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करे, उससे पहले 2 मॉलिक्यूल कोलाइड करे, तब तीसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा। इसका मतलब जो रिएक्शन होगा वो कंपोजिट रिएक्शन होगा। मान लो इस तरह से होगा, 4 मॉलिक्यूल ए, कोई रिएक्शन है A + B + C + D, इस तरह से चल रहा है। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम 3 हो सकता है। अब यहाँ पर होगा क्या? या तो A और B कोलाइड करें पहले, है ना, A और B कोलाइड करके एक इंटरमीडिएट बनाए, और ये इंटरमीडिएट फर्दर C और D से रिएक्ट करे। ठीक है, ये हो सकता है। मतलब जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट एक्सीड 3। ठीक बेटा, किसी कोई डाउट है मॉलिक्यूलरिटी में? सर अगर हम रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो फर्क पड़ेगा? नहीं, देखो यहाँ पर हम लोग नंबर, तुम जो रिएक्शन की बात करते हो वो नंबर ऑफ मोल्स में करते हैं। यहाँ पर 1 मोल H2 + 1 मोल I2 gives 2 HI। मॉलिक्यूलरिटी मतलब कितने मॉलिक्यूल, अगर तुम मॉलिक्यूलर लेवल जाओगे मतलब एक मॉलिक्यूल H2 का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से ही रिएक्ट करेगा। इसको हाफ करो तो हाफ मोल हो जाएगा। यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी मतलब कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं।
तो रिएक्शन में मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, है ना। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करे तो यहाँ पे इसको हाफ कर दो, क्या हाफ मॉलिक्यूल दूसरे हाफ मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा? ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं। मतलब जो रिएक्शन को लिखते हैं बेटा, वो रिएक्शन किस फॉर्म लिखा रहता है बेटा? मोल्स के फॉर्म में। लेकिन जब हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को चेक करते हैं तो वहां पर मॉलिक्यूलर बेसिस पर, मतलब सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के फॉर्म में हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, ओके सर। किसी कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? आगे मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरैक्शन 0 हो जाता है कोलिजन। हाँ देखो, जो प्रोबेबिलिटी है, देखो दो मॉलिक्यूल, तुम दो अगर लोग कोलाइड कर रहे हो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई है। जब 3 मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा प्रोबेबिलिटी कम होगा। अगर 4 मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा वहाँ प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल होता ही नहीं, 4 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड नहीं करेगा, है ना। समझ में आ रहा है बेटा? आगे देखो। ठीक है सर। आगे है कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हैज इन फैक्ट नो मॉलिक्यूलरिटी बट इट्स ओन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप इन्वॉल्व इन इट्स मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे बेटा, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन बेटा यहाँ पर है, ठीक है। देखो ट्वाइस NO प्लस ट्वाइस H2, अगर तुम ध्यान से देखोगे कि NO का 2 मॉलिक्यूल H2 के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है ना। तो अगर तुम यहाँ पर क्लियरली तुम बोल दो मॉलिक्यूलरिटी 4 तो इनकरेक्ट है, तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ 4 होगा नहीं। तो होता क्या है यहाँ पर, ये रिएक्शन मल्टी स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो NO है, NO से रिएक्ट करके N2O2 बनाएगा। सेकेंड स्टेप में N2O2 रिएक्ट करके, है ना, N2O2 H2 से रिएक्ट करके N2 और H2O बनाएगा। और लास्ट में जो फाइनली N2O H2 से रिएक्ट करके N2 और H2 बनाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है वो फास्ट और रिवर्सिबल है, सेकंड स्टेप स्लो है, थर्ड स्टेप फास्ट है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आते हैं मॉलिक्यूलरिटी की। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है तो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में हर एक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करते हैं, ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हैज इनफैक्ट नो मॉलिक्यूलरिटी। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन का कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगा, लेकिन हर एक स्टेप का इंडिविजुअल मॉलिक्यूलरिटी होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा बेटा, यहाँ पर तुम लोग बताओगे तो होगा ना 1 + 1 2। यहाँ देखो ये भी एलिमेंट्री है, सिंगल स्टेप रिएक्शन बेटा यहाँ पर, तो 1 + 1 2 हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा बेटा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सर अगर स्टोइचियोमेट्री कांस्टेंट होगा तो फिर मॉलिक्यूलरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा? स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट देखो यहाँ पर मैंने बता दिया ना, अगर यहाँ पर 2 होता 2 PCl5, ठीक है, कोई रिएक्शन इस तरह से होता है 2 PCl5 विद समथिंग, तो वहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी का 2 हो जाता है। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल है, ठीक है। 2 ही होता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर 2 हो जाता है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन में याद रखो बेटा, ध्यान से याद रखना बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का समेशन होगा, ध्यान देखो ये स्टोइचियोमेट्रिक समेशन है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये तो है। सो मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू A + B, तो A और B है क्या, A और B स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, हाँ अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो वहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड कर देना, बस मॉलिक्यूलरिटी मिल जाएगा। और सर एक लाइन जो लिखी है नीचे रेड से, हाँ इसका नोट कर लो। सर ये लिखा है देयर आर नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन इन्वॉल्विंग 4 और मोर मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं सकता। हाँ बोलो। ये वो अगर मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को मिला के टोटल 4 मॉलिक्यूल से 4 से ज्यादा मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स यहाँ मतलब ही नहीं ना बेटा, यहाँ पे तुम्हें केवल रिएक्टेंट को देखना है, ठीक है। देखो मॉलिक्यूल क्या होगा, A + B तुम लिखा है रिएक्टेंट को, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल तुमने देखा बेटा केवल रिएक्टेंट का देखा, काउंट किया, यहाँ पर भी केवल रिएक्टेंट को काउंट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा मॉलिक्यूलरिटी होती है ना फिर वहाँ पर नीचे से मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखा है ना सर, ठीक है बेटा। मॉलिक्यूलरिटी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी सर एक बार स्टार वाला पॉइंट वापस बता देंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसमें। स्टार वाला पॉइंट देखो बेटा, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, ये तुम्हारा रिएक्शन कैसे बेटा, कंपोजिट या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म लिखोगे। जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो उसका रिएक्शन मैकेनिज्म लिखोगे, ठीक है। और हर एक स्टेप का इंडिविजुअल मॉलिक्यूलरिटी होगा, ठीक। ये इसका 6 होगा नहीं, इसका
मॉलिक्यूलरिटी ओवरऑल को यहाँ पर कॉम्बिनेशन का कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं होता। इस रिएक्शन का पूछा जाएगा इसका क्या मॉलिक्यूलरिटी होगा, तो कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं है, ठीक है। ओके सर। और यहाँ पर हाँ यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी होगा। ओके सर। ओके बेटा, गुड नाइट। गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर।